हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाकी के चैप्टर पढ़ चुके हैं क्लास 9th का। अब स्टार्ट करेंगे ध्वनि, जिसको कहते हैं साउंड। ठीक है दोस्तों, हम लोग तो अपने आसपास में बहुत प्रकार के साउंड देखते हैं, बहुत प्रकार के साउंड सुनते हैं। ठीक है, इससे क्या है, सभी लोग परिचित हैं। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, आइए एक बार एक नज़र डालते हैं साउंड पे। साउंड क्या होता है दोस्तों? ध्वनि क्या है कि एक ऊर्जा का ही रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। मतलब सुनने की क्षमता क्या करती है, जागृत करती है। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग सुन पाते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। और क्या होता है कि जब हम विभिन्न वस्तुओं में क्या करते हैं, घर्षण द्वारा, खुरच कर, रगड़ कर, वायु फूंक कर या हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, ध्वनि हमेशा क्या होती है, कंपन करती हुई वस्तुओं में उत्पन्न होती है। अब आइए दोस्तों देखते हैं रगड़ कर कैसे कर सकते हैं ध्वनि उत्पन्न, और खुरच कर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, घर्षण द्वारा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वायु फूंकर कैसे कर सकते हैं और हिलाकर कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए क्या करेंगे, हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। अब मान लीजिए कि ये कोई क्या है, पेपर का है, कोई कागज़ का गत्ता है। अब इसमें क्या करेंगे, घर्षण कर रहे हैं। देखिए आवाज़ आपको लोग सुनाई दे रही है, घर्षण कर रहे हैं हम, ये घर्षण ही है। ठीक है, ये भी घर्षण है। और उसके बाद क्या है, देखिए ये भी घर्षण है। तो आवाज़ सुनाई दे रहा है आप लोगों को, आसपास साउंड जा रहा है, आवाज़ हो रही है। मतलब क्या हो रहा है, घर्षण करके हम फ्रिक्शन करके ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए, अगर इसको ही हम क्या करें, खुरचें, इसको खुरचे, देखिए आवाज़ आ गई, चाकू हो गया, ये अपना हो गया। देखिए खुरच रहे हैं ना, खुरच रहे हैं, फिर भी आवाज़ आ रही है। खुरच के भी कर सकते हैं, रगड़ के भी कर सकते हैं, किसी चीज़ को रगड़ना है, मसलना है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी क्या कर सकते हैं दोस्तों, और क्या, देखिए पीट के भी कर सकते हैं। इसको पीट रहे हैं, जिसपे हम जहाँ बैठे हैं टेबल को पीट रहे हैं, तो क्या होता है, पीट के भी साउंड उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, और फूंक को भी कर सकते हैं। फूंकते भी तो कहते हैं ओह, ऐसे करते हैं ना, फूंकते ही आवाज़ क्या करते हैं, हवा बाहर निकालते हैं, तब भी क्या होता है दोस्तों, साउंड उत्पन्न होता ही है। हिला के कहते हैं, हिला के मान लीजिए मंदिर की घंटी होती है, घंटी हिला लेते हैं, हिला के कर सकते हैं उत्पन्न। ठीक है, घंटी हिला सकते हैं, कुछ और भी हिला सकते हैं। ठीक है, उनसे क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, हिलाने से भी क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। ठीक है, वायु फूंक हो गया, घर्षण द्वारा हो गया, खुरच कर हो गया। इन सब में दोस्तों एक चीज़ क्या है कि ध्वनि तभी उत्पन्न होगा जब क्या होगा, कंपन होगा। क्या होगा, कंपन होगा। हम लोग जब भी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, कंपन द्वारा करते हैं। क्या होते हैं, मतलब कि ध्वनि हमेशा कंपन करती हुई वस्तुओं में उत्पन्न होती है। ठीक है, कंपन करती हुई वस्तुओं में उत्पन्न होती है। अब मान लीजिए क्या, जैसे कटोरी है और ये चम्मच है, इसको कर दिए ऐसे टन, फिर टन, फिर टन, फिर टन। देखिए ध्वनि कर रही, मतलब कंपन कर, इसे कान पास ले जाएंगे तो कुछ आपको आवाज़ ऐसे सुनाई देगा। ठीक है, मतलब जब तक कंपन नहीं करेगी कोई वस्तु, तब तक उसमें क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। हम लोग जैसे बोलते हैं, बोलते समय भी क्या करते हैं, जो हमारे पहले हमारे मुंह से क्या होती है, हवा निकलती है। हवा निकलने से क्या होती है कि जो कण होते हैं आपस में क्या करते हैं, वो कंपन करने लगते हैं, जिससे हमारी आवाज़ बाहर निकलती है। और जो होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो उसमें क्या होता है कि कण के जो होते हैं, वायु के जो पार्टिकल होते हैं वो टकराते हैं, इसलिए टकराते हुए आपके कान के पास तक पहुंचते हैं, तो आपको सुनाई देता है। वही कह रहा है यहाँ पे, ध्वनि जो है एक क्या है, ऊर्जा का ही रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करता है। ठीक है, और क्या है, हम विभिन्न वस्तुओं में घर्षण द्वारा, खुरच कर, रगड़ कर, वायु फूंक कर या हिलाकर भी ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। मेन बात इसमें दोस्तों क्या रहेगी, ध्वनि हमेशा कंपन करती हुई वस्तुओं में उत्पन्न होती है। ये हमेशा आप लोग याद रखेंगे, कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि हमेशा कंपन करती हुई वस्तुओं में उत्पन्न होती है। ठीक दोस्तों, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम लोग तो जान गए ध्वनि क्या होती है। ठीक है, आप क्या जानेंगे, इसका माध्यम क्या होता है, ध्वनि संचरित किस में होती है, चलती कैसे है। ठीक है, तो इसका माध्यम होता है दोस्तों द्रव्य या पदार्थ, जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है या चलती है। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, संचरित होती है, चलती है, माध्यम कहलाता है। ठीक है, यह ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया।
मतलब जिस भी माध्यम में ध्वनि चलेगी या संचरित करेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसका माध्यम कहेंगी। जैसे पानी में ध्वनि चल रही है उसको, उसका माध्यम क्या कहलाएगा, पानी। वायु में अगर संचरित हो रही है, चल रही है, गति कर रही है, तो उसको क्या कहलाएगा, उसका माध्यम वायु कहलाएगा। किसी ठोस मतलब वो लोहे में चल रही है तो उसका माध्यम क्या कहलाएगा, लोहा। एल्युमिनियम चल रही है तो एल्युमिनियम में कहलाएगा कि इसका माध्यम क्या है, संचरित होने का माध्यम क्या है, एल्युमिनियम है। ठीक है दोस्तों, किसी प्लास्टिक में चल रही है तो प्लास्टिक है, किसी लकड़ी में चल रही है तो लकड़ी में है, किसी गैस में चल रही है तो किसी उस गैस का नाम लिया जाए, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, कुछ भी हो, उसमें क्या हो जाएगा, जिस भी पदार्थ में या जिस भी ठोस द्रव या गैस में होकर क्या चलेगी, ध्वनि चलेगी या संचरित होगी, उसको क्या कहेंगे, उसका माध्यम कहलाता है। ठीक है, यही यहाँ पे कह रहा है, द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है। ठीक है, यह ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है उसके बाद ध्वनि उत्पन्न होने के बाद क्या करता है, वो अपने चारों ओर के विद्यमान कणों को क्या करता है, वो कंपमान कर देता है। ठीक है, एक कण कंपमान अवस्था हमारे कानों, जो हमारे एक कण होते हैं जो कंपमान करता है, एक कण क्या होते हैं हमारे कानों तक स्वयं चल के नहीं आते हैं। एक कण क्या करता है, ये जो एक कण कंपमान होता है उसको क्या करता है, वो अगले कण को कंपमान करके फिर वो क्या करता है, वापस रिटर्न अपने स्थान पे आ जाता है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे क्या है, एक कण ये है, एक कण ये है, एक कण ये है, एक कण ये है, यहाँ क्या है, जो बोलने वाला है। ठीक है, यहाँ से बोलने वाला है, ये स्रोत बोलने वाला है, यहाँ क्या है, श्रोता है। ठीक है, इसका कान है, यहाँ पे सुनने वाला है। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ से जब ये आवाज़ बोलेगा मतलब ध्वनि उत्पन्न करेगा, क्या करेगा, इससे ध्वनि निकलेगा, एक कण क्या होगा, कंपमान हो जाएगा। एक कण कंपमान होने के बाद क्या करेगा, ये स्वयं यहाँ तक नहीं, मतलब यहाँ तक नहीं जाएगा कान तक इसके, ये क्या करेगा, अगले कण को कंपमान करके इधर से जाएगा, फिर से क्या करेगा, ये वापस अपने स्थान पर आ जाएगा। फिर इसी प्रकार एक कण क्या करेगा, इसको कंपमान करेगा, फिर क्या करेगा, ये अपने स्थान पे वापस आ जाएगा, फिर क्या करेगा, इसको कंपमान करेगा, फिर एक कण क्या हो जाएगा, अपने स्थान पे वापस आ जाएगा, फिर क्या करेगा, ये इसको कंपमान कर देगा तो क्या होगा, अपने कानों तक आवाज़ पहुंच गई। ठीक है, जब कानों तक आवाज़ पहुंच गई क्या करते हैं, हम लोग सुन लेते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी बोला उसने, जो भी ध्वनि उत्पन्न किया हम सुन लेते हैं। कोई गाना गया, कुछ भी गाया, छल छैया 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 कुछ भी किया, जो भी हुआ ये क्या होता है, हमको सुनाई देता है। ठीक है, कुछ भी हो जाए सुन लेते हैं। मतलब क्या है दोस्तों, जो इसमें कण होते हैं, जो कंपमान कण होते हैं, वो स्वयं गति करके वहाँ श्रोता तक नहीं जाते हैं। जो सुनने वाला होता है वो क्या करते हैं, एक कण दूसरे कण को कंपमान करके फिर वापस चले आते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। आइए थोड़ा और देखते हैं। दोस्तों, हमने आपको बता ही दिया है कि जो माध्यम के कण होते हैं वो स्वयं आगे क्या करते हैं, नहीं बढ़ते हैं, लेकिन इनका जो विक्षोभ होता है, क्या होता है, तरंग होता है, धीरे धीरे आगे क्या होता है, बढ़ता रहता है। आगे क्या क्या बढ़ता रहता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो ध्वनि उत्पन्न हुई थी पहले वाले कण में, इसने क्या किया, एक बल लगाया इस पर दूसरे वाले कण में, जिससे विस्थापित हो गया। ठीक है, जब हमने ध्वनि उत्पन्न किया तो पहला वाला कण विस्थापित होकर इसको किया। ठीक है, फिर दूसरा वाला किया, फिर इसने तीसरा वाला किया। जब ये पहला वाला जब इसको बल लगा दिया, इसको दे दिया ध्वनि, फिर क्या किया, वापस आ जाता है। इसी प्रकार दूसरा वाला भी अपने पास वापस आ जाता है, तीसरा वाला भी वापस आ जाता है। लेकिन फिर जैसे चौथा वाला यहाँ कण है, फिर यहाँ से जब यहाँ से गया तो यहाँ हमारा श्रोता है, तो यहीं क्या करते हैं, हम लोग सुन लेते हैं जो भी ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि जो उसके कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो स्वयं संचरित नहीं होते हैं। ठीक है, उनका सिर्फ क्या होता है, विक्षोभ आगे बढ़ता है, तरंग आगे बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। चलिए, मीडियन हमको समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो ध्वनि के संचरण के लिए वायु जो होता है सबसे अच्छा माध्यम होता है, क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं, सुनते हैं, सब कुछ क्या है, ये सब वायु के माध्यम से ही सुन रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं आप लोग सुनेंगे तो वायु के माध्यम से ही सुनेंगे। ठीक है, दूसरा कोई भी आपको कोई बुलाता है तो वायु के माध्यम सुनते हैं, कोई गाना सुनते हैं आप लोग तो वायु के माध्यम सुनते हैं। तो वायु क्या है, ध्वनि संचरण का क्या है, एक अच्छा माध्यम है। अब दोस्तों देखते हैं, हम लोग अभी देखे थे। अब मान लीजिए एक पार्टिकल कण ए था, फिर दूसरा वाला ए था, तीसरा वाला ए था, चौथा ए था, पाँचवा ए था, छठा ए था। इसके बाद मान लीजिए यहाँ श्रोता हमारा खड़ा हुआ है। ठीक है, श्रोता क्या है हमारा, यहाँ कान लगा के खड़ा हुआ है। दोस्तों, हमने जब क्या किया था, यहाँ पे ध्वनि जब उत्पन्न किया, ध्वनि क्या किया, उत्पन्न किया। ठीक है, जब ध्वनि उत्पन्न किया हमने तो क्या हुआ कि ये वाला कण कंपमान हुआ। ठीक है, अब क्या किया, ये गया जब धक्का दिया इसको, किसको गया, इसको धक्का दिया। जब जिस समय दोस्तों धक्का देगा इसको, क्या होगा, इस पर बल लगा रहा है, इस समय क्या होगा, ये यहाँ पे दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, दाब तो जब दाब लगेगा ना, जब बल लगा रहा है, ये भी कण पहले स्थिर है
तो क्या होगा, इसमें दाब लगा रहा है, यहाँ क्या होगा, प्रेशर डेवलप होगा, मतलब ज़्यादा प्रेशर होगा, मतलब यहाँ उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा, उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन अब देखिए क्या होगा, अब जब इस पर बल लगा दिया, जैसे ये कण क्या होगा, आगे बढ़ेगा, यहाँ क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ गया, ये तो कण आगे बढ़ गया, और क्या किया, ए वाला कण पिछला क्या हो गया, ए वाला कण पीछे की ओर चल दिया। किधर चल दिया, पीछे की ओर। तब क्या होगा, यहाँ पे निम्न दाब उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, निम्न दाब हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक कण इधर गया, एक कण इधर गया, इधर क्या होगा, दाब कम हो जाएगा, मतलब निम्न दाब उत्पन्न हो जाएगा क्षेत्र। क्या हो जाएगा, निम्न दाब। ठीक है, अब देखिए एक कण जब यहाँ से यहाँ पहुँचा, क्या करेगा, इस पर भी क्या करेगा, दाब लगाएगा। जब यहाँ पे दाब लगाएगा तो क्या होगा, यहाँ तब फिर से उच्च दाब हो जाएगा, क्योंकि इस पर दाब लगा रहे, स्थिर है, तो क्या हो जाएगा, फिर से उच्च दाब क्या हो जाएगा, एक जोन उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्च दाब। लेकिन जैसे क्या करेगा, एक कण यहाँ से चलना चालू करेगा, इधर आ जाएगा ये, फिर क्या करेगा, जैसे ये इधर चलेगा, ये क्या करेगा, फिर से ये वापस अपने स्थान पर जाने के लिए कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तब फिर से क्या हो जाएगा, निम्न दाब उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, निम्न दाब उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार क्या है, ये प्रक्रिया चलती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी, उच्च दाब और निम्न दाब बनता रहेगा। उच्च दाब तब बनेगा दोस्तों जब क्या होगा, दूसरा कण, जब पहला वाला कण दूसरे वाले कण पे आके फोर्स लगाएगा, तब उत्पन्न होगा। क्यों होगा, अब मान लीजिए आप ही खड़े हैं, कोई आके धक्का आपको दे दे यहाँ से एक दूसरा कण, तो क्या होगा, आपके ऊपर दाब लगता है ना, आप क्या होते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जिस समय वो धक्का देता है उस समय दाब लगता है दोनों के बीच में, तो वहाँ क्या होता है, उच्च दाब उत्पन्न होता है। उस समय जिसमें आपको धक्का दिया होगा किसी ने, वो क्या होगा, वहाँ उच्च दाब उत्पन्न होगा। लेकिन जैसे क्या करते हैं, वहाँ से आप अगर आप क्या करते हैं, जैसे वो धकेलता है, आपको ठेलता है नहीं पीछे से, क्या करते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं, तो क्या होता है, फिर दाब कम हो जाता है। तब क्या हो जाता है, वहीं पे क्या हो जाता है, उसके नीचे उच्च दाब के बाद क्या होता है, निम्न दाब भी आ जाता है, निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आप लोगों को ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। आप भी खड़े थे, मतलब आप यहाँ खड़े थे, ठीक है, आपको आके कोई क्या किया, धक्का दे दिया तेज़ी से। जब धक्का दिया तो उस समय, जिस समय धक्का दिया उस समय क्या होगा, आपके और उसके बीच में क्या होगा, उच्च दाब उत्पन्न होगा। क्या होगा, उच्च दाब उत्पन्न होगा। ठीक है, अब अगर तेजी से धक्का मारेगा क्या करेगा, आप तो क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वो क्या होगा, पीछे की ओर गिरेगा। ठीक है, लेकिन जब आप इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, आप इधर जा रहे हैं, राइट साइड क्या रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है, तो क्या होगा, तब जब यहाँ कोई बल नहीं रहेगा क्या हो जाएगा, तब यहाँ तब हो जाएगा, फिर से निम्न दाब उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निम्न दाब, क्योंकि दाब तो हट गया, अब निम्न दाब उत्पन्न हो गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ ध्वनि में भी है। जब क्या होते हैं, ध्वनि के पार्टिकल जो कण होते हैं, वायु के पार्टिकल होते हैं, जब दूसरे कण को क्या करता है, जब बल लगाता है, दबाव डालता है, तो वहाँ उच्च दाब उत्पन्न होता है। लेकिन जैसे दूसरा पार्टिकल क्या होता है, गतिमान हो जाता है और ये अपने स्थान पर वापस आने लगता है, उस समय क्या होता है, निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसको तब क्या कहेंगे, उच्च दाब कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, निम्न दाब कहेंगे। और दोस्तों हमने देखा है, हेडिंग क्या रखा है हमने, संपीड़न तथा विरलन। दोस्तों जहाँ पे क्या होता है, उच्च दाब उत्पन्न होता है, वहाँ पे क्या होता है, हमारा संपीड़न होता है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, टकराते हैं। तो पहले से यहाँ मान लीजिए कण स्थिर है, दूसरा के टकरा गया, मतलब क्या कर रहा है, इस पर प्रेशर लगा रहा है, तो दबेगा ही दबेगा। क्या होता है, इसको तब क्या बोलते हैं हम लोग, संपीड़न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपीड़न। लेकिन जब टकराने के बाद क्या करता है, टकराने के बाद क्या हुआ, पहला वाला कण इधर चल दिया, दूसरा वाला कण क्या कर दिया, इधर चल गया। अब क्या होगा, दोनों के बीच में क्या हो गई, जगह बनने लगी, दूर दूर हो गए। तब इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, टकराने के बाद जब दूर दूर हो जाते हैं, इसको कहते हैं विरलन। क्या कहते हैं दोस्तों, विरलन, मतलब क्या हो गए, दूर दूर हो गए कण। यहाँ संपीड़न क्यों बोले थे, क्योंकि कण एक दूसरे से चिपक गए थे, संपीड़ित हो गए थे, मतलब पास आ गए थे, इसलिए इसको बोले थे संपीड़न। ठीक है, क्या बोले थे, संपीड़न, और इसको क्या बोल दिए तब हम लोग, विरलन बोल दिए। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, अब ध्वनि को छोड़ते हैं, पहले क्या करते हैं, अब तरंग देखते हैं, क्योंकि ध्वनि को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको तरंग को समझना पड़ेगा। दोस्तों तरंग या वेग किसको कहते हैं, तरंग एक माध्यम में एक क्या होता है, विक्षोभ होता है, जो कणों की शुद्ध गति के बिना क्या करता है, ऊर्जा वहन करता है। क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि कण क्या थे, मतलब एक्चुअल में क्या कर रहे थे, गति नहीं कर रहे थे, मतलब श्रोता के पास नहीं जा रहे थे, लेकिन क्या कर रहे थे, ऊर्जा को एक दूसरे से पास करते हुए श्रोता तक पहुंचा दे रहे थे। क्योंकि वो थोड़ा सा दूसरे वाले कण को विस्थापित करके वो लोग अपनी अवस्था में वापस आ जा रहे थे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, तरंग एक माध्यम में, माध्यम ने बता दिया, एक क्या है, विक्षोभ है। ठीक है, विक्षोभ है जो कणों की शुद्ध गति के बिना
ऊर्जा वहन करती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए बढ़ते हैं हम लोग तरंग के प्रकार। तरंग के प्रकार दोस्तों कई आधार पे होते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर क्या होता है दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंग होता है एक ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा क्या होता है अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। ठीक है दोस्तों, ट्रांसवर्स वेव किसको कहते हैं दोस्तों, जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के क्या करते हैं, लंबवत गति करते हैं। ठीक है, उसको क्या कहेंगे तब, अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। यदि क्या कहेंगे, माध्यम के कण जो होंगे चलने की दिशा के क्या होंगे, अनुदिश गति करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे तब हम लोग दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए क्या करते हैं अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग को क्या करते हैं डिटेल में देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अब अनुप्रस्थ तरंग किसको कहते हैं, जिस तरंग में माध्यम के कण क्या होते हैं, तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, तालाब में पत्थर फेंकना, रस्सी के कड़ों की गति, सितार या सारंगी वालिन। अब देखते हैं दोस्तों तालाब में पत्थर फेंकना क्या करते हैं, मान लीजिए तालाब में क्या है, पानी भरा हुआ है पहले। ठीक है, ये क्या है, पानी भरा हुआ है पूरे तालाब में। अब तालाब में पानी भरा है, जब क्या करते हैं इसमें एक पत्थर बीच में फेंकते हैं, हम लोग पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, एक विक्षोभ उत्पन्न होता है। ठीक है, वो क्या करता है, ऐसे चलता है। ठीक है, ऐसे चलता है पूरे पानी में, धीरे धीरे क्या होता है, किनारे तक आता है। ठीक है, हमको ऐसा लगता है कि पानी क्या कर रहा है कि बीच से जहाँ पत्थर मारे हैं उधर से किनारे आता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, इसके कण जो पानी के कण होते हैं यहीं पे क्या करते हैं, ऊपर नीचे गति करते हैं। इधर ऊपर तो यहाँ नीचे, देखिए ये ऊपर गया, ये फिर क्या हुआ, यहाँ नीचे आया। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, ऊपर गया है, यहाँ क्या हुआ, नीचे आया। फिर देखिए यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे है, फिर क्या है, यहाँ ऊपर है। देखिए पानी की गति हमको किधर प्रतीत करता हुआ दिखाई दे रहा है, जब हम बीच में पत्थर मारे तो पानी की गति एक इधर किनारे की ओर जा रहा है, एक इधर किनारे की ओर जा रहा है, लेकिन इसके कण जो हैं किधर गति कर रहे हैं, देखिए ऊपर नीचे उठ रहे हैं। सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये ऊपर उठ रहा है और नीचे बैठ रहा है, ऊपर नीचे रहा है, बैठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, फिर इधर नीचे बैठ रहा है, फिर इधर ऊपर, फिर नीचे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो उसके कण है, देखिए हमारे जो क्या है, कंपन है। ठीक है, क्या है वो, क्या है ये जो कंपन है, ये क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन जो क्या है, तरंग की गति है, तरंग की गति किधर है, या तो एक तो है दाएं तरफ, एक क्या है बाएं तरफ, मतलब किनारा तो आपका पूरा चारों तरफ होगा। ठीक है, तो वही क्या है, देखिए क्या हो रहा है, कंपन जो है, कंपन क्या है, गति की तरंग की गति के लंबवत हो रहा है इसमें तालाब में। कैसे हो रहा है, लंबवत हो रहा है, लेकिन गति क्या है, इधर है, दाएं है, बाएं है, लेकिन इसके कंपन जो है सिर्फ ऊपर नीचे, मतलब इसके लंबवत हो रहा है। देखिए लंबवत बन रहा है ना, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्या हो रहा है, लंबवत हो रहा है। जब ऐसी तरंग रहेंगे इनको क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। ठीक है, मतलब जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहलाते हैं। आप सभी लोगों ने तालाब में पत्थर फेंके होंगे। ठीक है, तालाब में पत्थर फेंक के चेक किए होंगे कि देखो भाई इतना, देखो इतना बड़ा तरंग उत्पन्न हुआ, लेकिन तरंग आपको पता नहीं थी कौन सी तरंग होती है, वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, ऊपर नीचे एक्सीलरेट करते हैं, गति करते हैं। और जो तरंग की गति होती है किधर होती है, जहाँ पत्थर आप फेंके रहते हैं उधर से किनारे की ओर तरंग की गति करती है। ठीक है, मतलब क्या होता है, जो विक्षोभ उत्पन्न होता है वो तरंग गति के क्या होता है, लंबवत होता है। क्या होता है, लंबवत होता है। आपने विक्षोभ तो देखा ही होगा। ठीक है, ऐसे 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 साइनोसॉइडल उत्पन्न होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते क्या होता है, यहाँ किनारे तक पहुँच जाता है। लेकिन जो पानी के कण है, देखिए यहाँ ऊपर उठे हैं, फिर यहाँ नीचे, फिर यहाँ ऊपर, फिर यहाँ नीचे, क्या कर रहे हैं, वो विक्षोभ कैसे उत्पन्न रहा है, ऊपर नीचे। जो तरंग की गति की दिशा है, गति की दिशा किधर, तरंग की इधर है, उसके क्या है, तब देखिए उसके लंबवत उत्पन्न हो रहा है। कंपन कैसे कर रहे हैं, उसके लंबवत कर रहे हैं, इसलिए क्या हुआ, ये अनुप्रस्थ तरंग हुआ। इसी प्रकार देखिए रस्सी के कणों की गति, रस्सी कणों की गति कैसे देखेंगे आप लोग दोस्तों। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग कुछ करते थे, रस्सी क्या करिए, एक सिरे को क्या कीजिए, बांध लीजिए। एक सिरे को क्या कीजिए आप लोग, रस्सी के एक सिरे को बांध दीजिए। रस्सी के एक सिरे को बांधने के बाद जब हाथ से पकड़कर आप लोग क्या करते हैं, रस्सी को हिलाते हैं, तो कैसे गति करता है, आइए दिखाते हैं आपको हम।
देखिए मान लीजिए क्या होगा, ये अपना एक सिरा हो गया, ये रस्सी का एक सिरा हो गया, यहाँ बांध दिए, फिर इसको रस्सी को मान लीजिए रस्सी के यहाँ तक ले गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, रस्सी को यहाँ से हम हाथ पकड़ के हिलाएंगे। जब पकड़ के हिलाते हैं दोस्तों आप लोग देखते हैं क्या करता है, रस्सी ऐसे ऐसे करके आता है, ऑक्सीलेट बनाने लगता है। ठीक है, आप लोग देखे भी होंगे, किए भी होंगे। ठीक है, बनाते बनाते यहाँ तक पहुँच जाता है ऐसे। ठीक है, ऐसे बनाता है ना। आप देखिए रस्सी की गति किधर कर रहा है, गति इधर कर रहा है, लेकिन रस्सी की जो कंपन उत्पन्न कर रहा है रस्सी में, ये क्या हो रहा है, सिर्फ ऊपर और नीचे हो रहा है, इसके गति के लंबवत हो रहा है। कहाँ हो रहा है, गति के लंबवत हो रहा है। ठीक है, जो कंपन कर रही है रस्सी वो कैसे कर रही है, लंबवत कर रही है, लेकिन तरंग की गति किधर है, इधर है, क्योंकि यहाँ पे जाके फिर रुक जाती है, शून्य हो जाती है। इसके बाद हिलती नहीं ना, जब स्थिर आप कर देते हैं आप लोग। ये क्या हो गई, यहाँ से आप लोग पकड़ के हिला रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आप लोग हिलाते हैं, हिलाना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, जैसे जैसे हिलाते जाएंगे, पहले शुरू में क्या होता है, आराम आराम से, मतलब विक्षोभ कम उत्पन्न होता है, मतलब कम गहरा कम ऊंचा होता है। ठीक है, ठीक है, तब क्या होता है बाद में, लेकिन जैसे जैसे हिलाते जाते हैं, तेजी से हिलाने लगेंगे, तब क्या होता है, तब क्या होता है, विक्षोभ ज़्यादा उत्पन्न होता है, जो कण होते हैं उसके ऊपर नीचे ज़्यादा करते हैं तब। ठीक है दोस्तों, यही सब है। और बाकी देखिए यहाँ पे इसमें भी क्या है, जो तरंग थे, जो इसके कंपन थी, कंपन क्या हो रहा था, कंपन ऊपर नीचे ऑस्किलेट कर रहे हैं, एक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन तरंग की गति किधर है दोस्तों, क्या ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, मतलब जिस तरह तरंग की गति है उसके लंबवत क्या कर रहे हैं, कण कंपन कर रहे हैं। गिटार में भी क्या करते हैं आप, गिटार जो लेते हैं उसमें पत्थर से यहाँ से गिटार से मतलब कोई ऐसे कैसे करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें भी अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। गिटार हो गया, सारंगी हो गया, वायलिन हो गया, जो भी हो गया, इन सब में क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंगें क्या होते हैं दोस्तों, केवल ठोस में उत्पन्न होती हैं। ठीक है, केवल ठोस में उत्पन्न होती हैं, किसमें, केवल ठोस में। और द्रव में कब उत्पन्न होगी, देखिए रस्सी क्या थी, अपना ठोस था ना, अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं, केवल ठोस में उत्पन्न होती हैं, किसमें, केवल ठोस में उत्पन्न होती हैं। और दूसरी बात क्या है, अनुप्रस्थ तरंगें और कहाँ उत्पन्न होगी, द्रव के अंदर नहीं उत्पन्न होगी, कहाँ होगी, द्रव के सरफेस पर, द्रव के तल पर। और कहाँ होगी, द्रव के तल पर उत्पन्न की जा सकती हैं बस। ठीक है, उसके अंदर नहीं होगी। ठीक है, और कहाँ होंगी, द्रव के तल पर उत्पन्न होंगी अनुप्रस्थ तरंगें। ठीक है, इसके अंदर नहीं होंगी। ये सब बातें क्या करेंगे आप लोग, याद रखेंगे, क्या करेंगे, सब नोट में लिख लेंगे। ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट बात है। क्या क्या, कि अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोसों में उत्पन्न की जा सकती हैं जिनमें दृढ़ता होती है। ठीक है, रिजिडिटी होती है। और उसके बाद क्या है, गैसों में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। द्रव में अनुप्रस्थ तरंग सिर्फ कहाँ उत्पन्न की जा सकती हैं, उसके सरफेस पर या सतहों पर। ठीक है, तो क्या होगा, गैसों में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं, गैसों में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, ये सब क्या करेंगे आप लोग, याद रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में सब देता है आप लोगों को, और लिखने के लिए भी देगा तो आप लोग लिखेंगे, गैसों में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग सिर्फ क्या होता है, ठोस में उत्पन्न होता है, और सिर्फ द्रव के सतह पे आप लोग उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अनुप्रस्थ तरंग जब आप लोग समझ गए हैं तो क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या करते हैं, अभी इस चैप्टर को क्या करते हैं, यहीं पे रोकते हैं। बाकी का नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे हमारा वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करते रहिए। हम क्या करते हैं कि बार बार आप लोगों से लाइक करने, सब्सक्राइब करने या शेयर करने के लिए बार बार बोलते नहीं हैं, बीच बीच में बोलते रहें, ताकि क्लास हमारी डिस्टर्ब न हो। ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और क्या कहते हैं, कमेंट करना न भूलिएगा। धन्यवाद।